मनोविहंगा जीवना न सोत जीवे न भूमि न तेजो न वायु शिवोऽहं शिवोऽहम्। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस स्कूल की प्रधानाचार्य मैडम को। आपने ये प्रोग्राम जो तैयार किया और इसमें मुख्य रूप से मुझ जैसे अल्पज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अभिभावक संघ की जो अध्यक्षा है मैम, आपका भी मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ, साथ में धन्यवाद करता हूँ। ग्राम प्रधान मैम हैं, मैं आपका भी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मेरे साथ में सेमवाल जी हैं, जो दूसरे वक्ता मेरे साथ में हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अनिल सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, डंगवाल जी हैं, बाकी सर लोगों का मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जितने भी यहाँ पर स्टाफ हैं, आप टीचिंग स्टाफ हैं या फिर आप नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। और सबसे ज़्यादा मैं जो है जो प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग हमारे बीच में हैं, क्योंकि अगर हम सब लोग आ जाते और आप लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए है और आपके द्वारा ही होता है। अगर आप अनुपस्थित हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप लोगों की उपस्थिति जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरिमामय है और आपके बिना स्कूल नहीं रह जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा भाषण पे नहीं जाऊँगा, मैं टॉपिक पे आऊँगा। ये जो दो आपने करियर अभी जो है जितना भी समय उन्होंने धरती पे व्यतीत किया वो सब देख लायक है। तो इसमें हम बात करेंगे किशोर अवस्था। पहली बात तो हम समझते हैं कि किशोर अवस्था होती क्या है। जैसे कि हमने कहा, पहली अवस्था है बाल्यावस्था, जब आप बच्चे होते हैं, और तीसरी अवस्था है युवा अवस्था। युवा अवस्था और बाल्य अवस्था के बीच का जो समय है, ये याद भी रखना, आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। अगर हम उम्र की बात करें तो 10 से लेकर 20 साल तक हम मोटा मोटा इसको मान लेते हैं। 10 से WHO बताता है कि 10 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे हैं वो सब किशोर अवस्था में उसको मानते हैं, और मोटा मोटा हम उसको जो है टीनेजर मानते हैं। 13 से लेकर 19 तक जहाँ से जाता है, तो टीनेजर जो बच्चे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ ये लड़की की एक तो उसकी शारीरिक वृद्धि होने लगती है, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। आप ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे कि अचानक कोई रिश्तेदार घर पे आता तो यार आज तो तू कमज़ोर लगता है, शरीर से कमज़ोर लगने लगता है। क्यों कमज़ोर होने लगता है? उस समय उसकी लंबाई बढ़ रही होती है, वो लंबा हो रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि वो जो है कमज़ोर, इसलिए बच्चा जो है उस समय पतला दिखता है। शरीर में कुछ और परिवर्तन होते हैं। अगर आप लड़कियों के शरीर में देखेंगे, लंबाई के साथ साथ जो है लड़कियों में स्तनों की वृद्धि होने लगती है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होने लगती है, स्तनों की वृद्धि होने लगती है, जिससे ये समझ में आता है कि बस लड़कियाँ जो है वो धीरे धीरे जो है जवान होने लगी है। इसके बाद 13, 14 और 15 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों में मासिक शुरू होता है, और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इतनी छोटी सी जो बच्ची हमारी होती है उसमें जब ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, मतलब हम लोग जो है खून देखने से डर जाते हैं, और एक बच्ची
शरीर से कुछ ml खून निकलता है, वो लड़की उस समय अकेली पड़ जाती है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं किससे बात करूँ, और उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये शरीर में होने वाला एक स्वतः परिवर्तन है। उस समय हम लोगों को चाहिए, चाहे मैं पुरुष हूँ, चाहे मैं महिला हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं किसी स्कूल का चपरासी हूँ, चाहे मैं यहाँ का सफाई कर्मी हूँ, चाहे मैं गांव का चाचा हूँ, ताऊ हूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं जानता उस लड़की को। मेरा उस समय एज ए नागरिक ये दायित्व बनता है कि उस लड़की को उस समय सपोर्ट करूँ और उसको उस संबंध में जानकारी दूँ कि बच्चे ये बहुत नॉर्मल सी बात है जो आपके साथ हो रहा है, और इसमें कोई शर्म वाली भी बात नहीं। आपको इसमें कोई बचने की जरूरत नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया तो कोई शर्म वाली बात है। तो मासिक धर्म इस स्थिति को शुरू होता है, धीरे धीरे लड़कियां उसको अडॉप्ट करती हैं, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये होना जरूरी होता। और ये आपको इसके संबंध में अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से शेयर भी करनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आप स्कूल में हो, आपको घर जाना है, तो आप किसी भी तरीके से जो है हेल्प इस जगह पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं फीमेल्स में उनकी जो इस एज में है लगभग 16-17 साल की एज में आप देखेंगे तो उनके जो है कमर में जो है वृद्धि आपके शरीर में, मतलब एक तो लंबाई बढ़ती है। 17 साल की एज में जो है लड़कियों की लंबाई होनी बंद हो जाती है, उसके बाद उनके शरीर में चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है ज़्यादातर केस में, और कमर की जो वृद्धि होने लगती है मासिक धर्म इसमें होता है। आपके बाजुओं में और जननांगों में जो है बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये सामान्य से परिवर्तन है जो कि लड़कियों में होते हैं। इसी तरीके से लड़कों में जो है एक दो डिफरेंस अलग हैं, जैसे कि लड़कों में बाजुओं में जननांगों में बाल उगने के अलावा अंडकोशों में वृद्धि हो जाती है, वो जनन करने लायक हो जाते हैं, उनमें जो है स्पर्मेटोसिस, स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्वप्न दोष होना बहुत सामान्य सी प्रोसेस है इस उम्र के बच्चों, जिसमें बच्चों को लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत टेंसस स्थिति हो जाती है कि बच्चों को लगता है अगर उनको जानकारी नहीं है तो बच्चा घबरा जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ। तो उसके लिए अगर बच्चों को जानकारी पहले से, अगर पापा पहले से बच्चे के दोस्त हैं, माँ पहले से उसके दोस्त है, तो वो उसको बता दे कि ये बहुत सामान्य सी प्रोसेस है और इससे कैसे बचना है, या ये कितना होना जरूरी है, कितना नहीं होना। तो स्वप्न दोष होना एक इसमें समस्या रहती है इस उम्र में। इसके अलावा बच्चों की लंबाई बढ़ती है, बाजुओं में बाल आना, दाढ़ी मूंछ का आना, धीरे धीरे जो है दाढ़ी मूंछ आना बच्चों की शुरू हो जाती है इस उम्र पे, और बच्चों की छाती और कंधे बड़े होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं, और लड़कों की जो लंबाई है लगभग 20-21 साल तक बढ़ती रहती है, और आवाज़ धीरे धीरे जो है 13-14 साल के बच्चे में आप देखें तो उसकी आवाज़ भारी होने लगती है, मोटी होने लगती है। तो ये शरीर के स्तर पे होने वाले कुछ परिवर्तन है जिनको हम सामान्यतः देखते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा जो परिवर्तन है वो होता है मानसिक स्तर पे, और वो बहुत डेंजरस होता है। इस जो एज है ना आपकी किशोरावस्था, इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज का मतलब होता है एक समूह बनाने की एज। उस समय आप पलायनवादी होने लगते हैं, आपको लगता है कि घर में जो पिताजी है ना, ये एक पिताजी नहीं है, अमरीश पुरी है बैठा हुआ, कोई विलन है। उस समय आपके जो मानसिक परिवर्तन जो शरीर में आते हैं, आपको दिमाग में जो परिवर्तन, आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको ये लगता है कि यार कोई मेरी बात नहीं समझता, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ये पिताजी को तो, जबकि आपको पता नहीं कि पिताजी जो है पिछले 25 साल पहले इसी दौर से गुजरे थे, वो भी उस दिन यही सोच रहे थे। तो इस समय जो है विश्वास केवल एक ही पे होता है इस एज में, किस पे? अपनी गैंग पे, अपने दोस्तों पे। कोई शरीर में कोई परिवर्तन हो, तो लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन आया, या लड़कों में स्वप्न दोष हो गया किसी। अब वो घर में किसी को नहीं पता मेरे साथ क्या हो, वो सोचेगा कब मैं स्कूल पहुंचूं, कब अपनी गैंग में बात रखूं। फिर गैंग में बात रखता है, और गैंग के फिर अलग अलग विद्वान फिर अपना अपना मत रखते हैं, भाई तेरे को बीमारी है, भाई तेरे को ये समस्या है, और ये भी होता है और वो भी होता है। तो छोटी छोटी नॉलेज, छोटी छोटी जो जिसको जहाँ से नॉलेज बातों को जो है अपनी गैंग में रखते हैं। तो इसलिए इसको जो है गैंग की जो संज्ञा दी गई, इसमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और इसी समय के आप ये भी एक बड़ी विशेषता इस एज की है कि जो दोस्त आपके इस समय है वही दोस्त आपके जो है असली दोस्त, जिनको आप बोलते हैं लगोटिया यार उसको बोलते हैं, तो वो आपका जीवन भर वही चलता है। बाकी जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे आपके दोस्त बनते जाएंगे, छूटते जाएंगे, तो वो आपके लंबे दोस्त नहीं होंगे, दोस्त आपके जो है यही होंगे। तो इस उम्र में आपके शरीर के परिवर्तन होने के साथ साथ मानसिक परिवर्तन जो
और मानसिक परिवर्तन में आपको सबसे ज़्यादा जो है आप स्वतंत्रतावादी होते हैं। आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई चाहिए, मुझे बताए। इसमें एक तो पहला ये भाव आता है, खुद की तार्किक होने लगती है। आपको हर बात के लिए जो है तर्क चाहिए। मैंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं करना, जो कि अच्छी बात है। तार्किक आप होने लगते हैं, नैतिक सोच विचार आपका मजबूत होने लगता है, आप निर्णय लेने की क्षमता में आने लगते हैं। ये सब में होता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब अच्छे परिवर्तन है। लेकिन इस समय अगर आपको गाइड करने वाला आपका जो दोस्त है, आपके जो टीचर है, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर इस एज में आपके साथ वो खड़े हो जाए तो आपका करियर अच्छा होने लगता है, आपका भविष्य अच्छा होने लगता है। और अगर इस समय आप अकेले पड़ गए और कुसंगति में पड़ गए तो फिर भविष्य आपका जो है खराब होगा। कुछ सामाजिक परिवर्तन देखे गए, समाज के अंदर आप जो है आत्मस्वाभिमान यहाँ पे आने लगता है। जब आप इस एज में होते हैं तो आपको अगर इतने लोगों के बीच में किसी बच्चे को हमने अपमानित कर दिया तो वो लंबे समय तक उसके जहन में बैठ जाता है कि अपमानित कर दिया। जबकि आप देखेंगे 7-8 साल के बच्चे अगर हम डांटे तो उसको थोड़ी देर बाद हो जाएगा। लेकिन आपकी जो उम्र है इसमें आत्मस्वाभिमान पैदा हो जाता है कि मुझे जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके बीच में ऐसा नहीं होना। तो आत्मस्वाभिमान की भी आत्म परिचय करने का मैं कौन, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सारे सवाल आप अपने आप इस उम्र में सब चीज़ें होने लगती हैं। दोस्तों से बहुत ज़्यादा परिचित, माता पिता के नियंत्रण से आप लोग बाहर रहना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि माता पिता आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, सिर्फ इतना कि खाना दे दें और आपकी जो जरूरी व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा आपसे ना पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, सुबह ये ना बोला जाए कि जल्दी उठो और रात को ये ना बोला जाए कि टीवी देर तक ना देखो। हम हमें जानते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि हमें पता है हमें कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें। और भावनात्मक परिवर्तन है, इसमें मूड स्विंग, बहुत तेजी से गुस्सा आ जाना, ठीक है। प्राइवेसी की मांग, आप लोगों को ये लगता है कि अब मुझे एक तो मूड स्विंग होना, मूड स्विंग में क्या होता है कि आपको किसी बात पर बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है, बहुत तेजी से आप किसी प्यार भी हो जाता है किसी से, किसी सेकंड जेंडर से, लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है, लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार, इमोशनल अटैचमेंट बहुत सामान्य है इस उम्र में और गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। प्राइवेसी की मांग बच्चा इसमें करने लगता है कि मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में किसी बच्चे को कोई भी, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं किसी से प्यार कर रही हूँ या मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ, तो उसमें मेरे साथ इंटरफेयर ना किया जाए। इस तरीके का जज्बा जो है बच्चों के अंदर इस उम्र में होने लगता है, भावनाओं में बहना। और सबसे बड़ी जो समस्या अभी है वो ये माता पिता और गुरुजन, रिश्तेदार, मामा, पिताओं, सबकी अपेक्षाओं के कारण तनाव, क्योंकि माँ बाप की अपेक्षाएं मेरा बेटा फंसता है, टीचर भी ज़्यादा फंसता है, रिश्तेदार की समझ एक ही पाना है। तो ये जो तनाव है बच्चे को, ये और ये सामान्य सी बातें हैं, ये आपके साथ भी, हमारे साथ भी और हमारे बाद वालों के साथ भी, ये सारी चीजें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस पे बात हम कर क्यों रहे हैं, ये तो हो ही रहा है तो उसमें फिर बात क्यों करनी है। हमारा जो आज का उद्देश्य है इन सब चीजों से, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है ना, अभी तक आपको पता नहीं था कि इनको बोलते क्या है, लेकिन अभी जब मैंने आपसे बोला तो आपको समझ में आने लगे कि ये वास्तव में बात तो सच है, ऐसा होता है। अब इससे निकलना कैसे, इस पे हमें, हमारा मुख्य फोकस है इससे निकलना कैसे। तो पहली बात तो हमने ये बता दिया आपको कि आपको जो है आपके सबसे अच्छे दोस्त अगर दुनिया में कोई है तो आपके पेरेंट्स हैं। आपके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है, आपके साथ आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन, उनके बारे में आप खुल के अपने माँ बाप से बात करें कि मेरे पे जो है ये आज मेरे जननांग में ऐसी समस्या हो गई है, मेरे शरीर में ये समस्या हो गई है, मुझे आज ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे आज रात को पेशाब के रास्ते कुछ ऐसी चीज़ निकली जो मुझे अजीब लगी। ये आप अपने माँ बाप से बात करें। अच्छी बात यह है कि आपके पास इतने विद्वान गुरुजन हैं, इनसे भी आप बात करें कि अगर आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपके जैसे नहीं समझ पाए, हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं, उनके समझ बात नहीं आई, आप टीचर से बात करें कि मेरे साथ जो है आज ऐसा हुआ। तो जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट बात क्या है, ये गलत है या सही। अगर कोई परेशानी है तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर आपको बताएगा सही गलत क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करें कि अपने माँ बाप को, अगर वो अनपढ़ भी हैं,
पढ़े लिखी में जैसे भी हैं, आपके पहले दोस्त इस उम्र में खास तौर से वो होने चाहिए। अपने माँ बाप के साथ दोस्ती करें, उनके साथ फ्रैंक रहें, उनके साथ अपनी समस्याओं को शेयर करें। गुड टच, बैड टच, ये पूरे देश का आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है लड़कियों के लिए खास तौर से। मैं टीचर हूं, मैं आपका चाचा हूं, मैं आपका भाई हूं, सगा भाई भी हो सकता हूं। कई ऐसे केस, मैं हॉस्पिटल में हूं, मैंने ऐसे केस देखे हैं कि पापा का बैड टच, पापा भी बैड टच करते हैं कई बार। बहुत अजीब सी बात है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन ऐसा होता है। आपको ये समझ, लड़कियों नहीं, आजकल लड़कों में भी बैड टच होते हैं, लड़कों को भी लोग बैड टच करते हैं। बैड का मतलब खराब और गुड का मतलब अच्छा। अब वो कैसे पता चले? इंटेंशन, इंटेंशन क्या है सामने वाले की, वो क्यों आपको टच कर रहा है, तो वो आप में समझ डेवलप होनी चाहिए। मैंने आपको चलते चलते शाबाशी देने के लिए टच कर दिया कि वेल डन। मैंने आपको कैसे टच किया, मैंने आपको क्यों टच किया, आपको उसका आभास हो जाना चाहिए कि इसका इंटेंशन क्या था मुझे टच करने का। अगर आपको लगा कि ये टच बैड था, तो आप उससे दूरी बनाइए और उसको उसी समय उसको अवेयर कर दिए। दूसरी बार नहीं, ये नहीं कि जब दोबारा करेगा मैं बोलूंगा, उसी समय उसको बता दीजिए कि दोबारा टच नहीं। अगर वो टीचर है तो भी, अगर वो रिश्तेदार है तो भी, अगर वो पापा भी हैं तो भी, अगर आपको पापा करते हैं टच, 99% ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, 1% भाई है, रिश्तेदार है, कोई नजदीकी है, अगर आपको लगता है कि टच गलत था, इनका इंटेंशन गलत था, लड़कों के लिए पे भी आजकल ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपको उसी समय उसका विरोध करना है। और आप जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, दोस्त में, या आपका जो भी, आप उससे उसकी कंप्लेंट जरूर करें कि मुझे ऐसा भाव आया, लेकिन इसका गलत फायदा कभी मत उठाना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा जो आपके इसी में जो परफॉर्म आया था, मैं अब बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, दूसरा जो था इसमें था कि जीवन कौशल विकास पर परिप्रेक्ष्य निर्माण। तो जीवन कौशल विकास यही है जो अभी तक आपके साथ समस्याएं थी, इन समस्याओं से कैसे निकलना है। तो इसमें आप तो सबसे पहला तो है कि सरल और सहज जीवन जीने की कोशिश करें, देखा देखी ना करें। एक स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से कोई अमीर घरों से हैं, कुछ गरीब घरों से हैं, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो किसी के पेरेंट्स जो है अच्छा मोबाइल प्रोवाइड करवा देते हैं, किसी का कम अच्छा कराते हैं और किसी का नहीं करवा पाते। तो इन सब चीजों से जो है दूर रहें, क्योंकि ये ना तो आपकी उम्र है। सरल जीवन जीने की कोशिश करें। सरल जीवन का मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर छत है और एक अच्छा भोजन आपको मिल जाता है, माँ बाप का साया है, और एक अच्छे से टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो सरल और सहज जीवन जीने का प्रयास करें। समय प्रबंधित करें अभी से। आप लोगों को जो है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, संकल्पित हो कि अगर आपका शरीर और आपका मन अच्छे से साथ दे रहा है तो आप सुबह जल्दी उठें, अपना अध्ययन करें और स्कूल के लिए खुद से तैयार होने का प्रयास करें कि माँ बाप पे डिपेंड ना रहें, खुद तैयार हों और स्कूल आएँ। स्कूल में अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, उनसे जितना ज्ञान हो उतना, जितना आप ले सकते हैं, वो भी क्षमता है। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, सबकी दिमागी क्षमता अलग अलग है। टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, टीचर सबको अलग एक जैसा पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे अच्छा गेन करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जो कम गेन करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि फिसड्डी हो, कुछ नहीं कर सकता, वो किसी और चीज़ में आगे हो सकता है। और इसमें जो है जैसे ये प्रोग्राम है, तो इस तरीके के प्रोग्राम के लिए जो है अपनी टीचर्स से बात करें कि सर ऐसे प्रोग्राम बीच में होते रहें, इसमें आप लोग आगे आने का, जिनमें क्षमता है, सब नहीं आ सकते, जिनमें क्षमता है वो आगे आने का प्रयास करें, टॉपिक ले, उस पर बात करें, संवाद करें, रचनात्मक सोच, अपने जीवन के बारे में रचनाएं रचें, एक कल्पनाएं करें, अच्छी अच्छी कल्पनाएं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से बोलना है, मुझे किसी से कैसे बात करनी है। रचनात्मक सोच का विकास करें, सहानुभूति रखें अपने प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, जीवों के प्रति, समस्त जो जीव हैं उन जीवों के प्रति जो है सहानुभूति रखें, आदर का भाव जरूर रखें। अपने आसपास जितने भी लोग आपको दिखते हैं, आपके दोस्त अगर वो बुरे हैं तो भी उनके प्रति आदर का भाव रखें। साझा करना, जो कि मैंने कहा कि साझा करना, आपके दिमाग में क्या चल रहा, आपके मन में क्या चल रहा, कोई सवाल आपके दिमाग में है, उसको साझा जरूर करें अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कि यार मेरे दिमाग में ऐसी बात आ रही है। कई बार इस उम्र में जो है कुछ डेंजरस विचार भी आते हैं, खुदकुशी करने जैसे कि यार मैं क्यों हूँ, दूसरे वाले के पास तो कुछ मेरे पास नहीं है, क्यों मैं जीवन में हूँ। अगर ऐसा विचार भी आ रहा है तो उसको आप साझा करें, जिस पे आपको भरोसा है कि यार मुझे ऐसा विचार आ रहा है, तो साझा जरूर करें। और स्वास्थ्य के संबंध में भी अगर आपके शरीर में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उनको भी साझा करें कि मैं आज बहुत किसी चीज़ की वजह खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, वो भी साझा करें। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, वो भी साझा करें। तीसरा जो टॉपिक आपका है इसमें है किशोर अवस्था के मुद्दों को समझना।
तो किशोर अवस्था के मुद्दे जो हम ज़्यादातर समझ चुके हैं, इसमें अपना ख्याल रखें। शरीर, मन और बुद्धि तीनों तरीके से आदमी बीमार होता है, सिर्फ शरीर से बीमार नहीं होता, मानसिक बीमारियां आजकल ज़्यादा है। तो ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाने का कोशिश करें। और जो ये बाहर का चल रहा है आजकल, चाउमीन, मोमो, बर्गर वगैरह, तो कोशिश, कभी कभार चलता है लेकिन कोशिश करें इससे बचें, क्योंकि अभी आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया तो बाद में आपको जो है सामान्य खाने से भी दिक्कत होने लगती है। तो अच्छा खाने की कोशिश करें। नींद में भी इस समय बदलाव बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार आप देखोगे आपको रात को नींद नहीं आई जल्दी, आप सो तो गए 9 बजे बिस्तर में चले गए, लेकिन नींद नहीं आई। एक आध दिन चलता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। अगर लंबे समय तक की समस्या है तो उसको जो है शेयर करें। भूख कम लग जाती है, कई बार ऐसा है कि भूख कम लग रही है, घर वाले बिजी हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे, अगर ऐसी समस्या है तो उसको भी शेयर करें, बताएं। दिलचस्पी किसी चीज में अगर समाप्त हो जाए, किसी चीज में ऐसा लगे कि आप किसी चीज में बहुत, आपको गाने सुनने बहुत पसंद है, अगर आप नहीं सुन, आजकल आपका मन नहीं है, तो उस पर ध्यान दें खुद से कि यार ऐसा क्यों, मेरी दिलचस्पी किसी चीज में खत्म क्यों हो रही है, उस चीज पे ध्यान दें। अलग थलग रहने का कई बार ऐसा विचार बनता है कि यार कोई मुझसे बात न करे, मैं तो ठीक हूँ। तो ऐसा अगर आपका कोई दोस्त आपको लग रहा है कि यार ये आजकल अलग क्यों रह रहा है, तो उससे जाएं, उससे बात करें, उसकी समस्या को सुने, उसको अलग ना छोड़ें। और ये सब चीजें हैं। इसमें अपना, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अगर कई बार आपको लगता है कि आजकल मम्मी फैमिली से अलग अलग रह रही है, या कोई भाई आपका है वो कट रहा है फैमिली से, या खाना कम खा रहा है, या उसको नींद, आपको लग रहा है नींद है, तो उससे बात करें, ठीक है। इसके अलावा है लिंग संवेदनशीलता को समझना। इसमें जो मैंने बात करी गुड टच और बैड टच है, उसमें ये ध्यान जरूर आप रखें। और खासतौर से हमारे समाज में स्त्रियों को जो है दूसरे पायदान का मनुष्य समझा गया, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य एक है, अगर वो थर्ड जेंडर भी है, अगर उसमें पुरुष और महिला दोनों के भी लक्षण है, तो भी वो मनुष्य है, उसके साथ भी मनुष्य जैसा भाव रखें। और स्त्रियों के प्रति जो है हमेशा, अभी मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी प्रधानाचार्य भी, हमारी अवाइसक के अध्यक्षा भी, और हमारी प्रधान भी महिला है, तो ये हम सशक्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है अब। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं आपको कि मैंने ये देखा है कि हमारे समाज में जो मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, महिलाओं का शोषण महिलाओं ने किया। पहले सास थी, सास ने बहू का शोषण किया, फिर वो इंतजार करी जब मैं सास बनूंगी मैं दूसरी करूंगा, तब उसकी बहू का शोषण। तो महिलाओं ने महिलाओं का शोषण ज्यादा किया। तो आज समय ऐसा आ गया है कि महिलाओं के साथ जो है खड़ा होना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी सौभाग्य की बात है कि हमारी प्रधानाचार्य महिला है, तो आप, मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती होंगी। ऐसा रूढ़िवाद जो है रहा है कि नहीं, लड़की जोर से हंसेगी तो खराब हो जाता है, लड़की उछल नहीं सकती। क्यों नहीं उछल सकती यार, मेरी उम्र है, मैं बच्ची हूँ, मुझे उछलना है, मुझे खेलना है, मुझे भी क्रिकेट खेलना है भाई, मुझे जोर से हंसना है, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको मतलब आप ऐसे भाव से ना बोलें कि उनको बुरा लगे, लेकिन उनको आप समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं हंस नहीं सकती, मैं लड़की हूँ तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती। क्यों नहीं खेल सकती? जो लड़का, जो हर काम लड़का कर सकता है वो आप कर सकते हैं। अब आप उसमें दूसरा सोचोगे कि नहीं भाई रात को 9 बजे आता पी के तो मैं भी आऊंगी, तो ये वाला नहीं। मतलब आपको सकारात्मक सकारात्मक समानता लानी है, नकारात्मक समानता नहीं। और पेरेंट्स को, या आप अगर दीदी हैं घर में, आपका छोटा भाई है और आपकी छोटी बहन भी है, तो आप अगर वहां पे गार्जियंस का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि जो रोल आप अपने भाई के लिए रख रहे हैं कि भाई इतने बजे तक घर आना तो आना है, तो वही बहन के लिए भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब बहन की स्वतंत्रता है तो आज यार भाई जल्दी आएगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों के लिए समान भाव, भाव अंदर से भी, ये नहीं कि सिर्फ हम एक बाहर से ड्रामेटिक वो करें। तो ये सब चीजें हैं। यौन शिक्षा, शिक्षा और जनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संबंध में इन्होंने बताया है कि यौन शिक्षा, ये जो संकल्पना है ये विशेष तौर से हमारे जननांगों से लेके है, जो हमारे जननांग हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इसमें जो मैंने आपको गुड टच और बैड टच की बात करी, ये उसी के अंतर्गत आता है। आपको भाव पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आचरण, कोई आपके साथ किस तरीके का आचरण किया जा रहा है आपके जेंडर के आधार पे, उस पे आप विशेष ध्यान रखें। और प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी इसमें सबसे मेन है। प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी के लिए आपको उसकी सफाई का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसकी सफाई का आपका हमेशा ध्यान रखना है। ये इसमें सबसे मेन जो चीज है। और
हाँ, इसमें जो बच्चों के जननांग है ना, उसके संबंध में वैसे तो आपके सिलेबस में होता ही है, जब आप 9th-10th में जाते हैं तो आपके सिलेबस में होता है, और ज़्यादातर हम देखते थे कि हमारे टाइम पे वो वाला टॉपिक कट हो जाता था, उसको नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब शायद पढ़ाया जाता होगा। वो पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में आपका जननांग इतना स्ट्रांग होता है, इस उम्र में आपके जननांग में ये प्रक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। इस समय आप जो है कंसीव करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गए हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आप अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध में हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मन तो तैयार हो गया है, लेकिन मेरा शरीर उस स्तर का नहीं हुआ है कि मैं उस चीज को एडॉप्ट करूं, शारीरिक संबंध बनाऊं, क्योंकि ये अभी आपकी उम्र नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता है, क्योंकि मन तो बहक रहा है, उसमें तो हार्मोन्स होते हैं। लड़कियों में तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन, ये दो केमिकल है, छोटे छोटे, इनकी बूंदें गिरती है आपकी सर से आपके खून में, और वो परिवर्तन कर देती है आपके शरीर, और आपको लगने लगता है कि मैं इसके लायक, क्योंकि मेरा तो मन हो रहा है ये चीजों का, लेकिन आपका शरीर उस लायक अभी नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब तक आपको एक बेहतर साथी ना मिल जाए, तब तक आप जो है किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। उसकी सही उम्र का आप इंतजार करें, और सही साथी का इंतजार करें। और अगर आपको सही साथी सही उम्र पे आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उसको सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में आपको जानकारी हो कि उसमें जो है किस तरीके से संक्रामक रोग जो है, अगला जो है टॉपिक है संक्रामक रोग। आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उनमें एड्स का नाम सुना है सबने? एड्स सुना है ना? HIV एक वायरस है, जो क्या होता है कि अगर किसी लड़के या लड़की में है, और उस लड़की या लड़की ने किसी से शारीरिक संबंध बनाए, तो वो वायरस उसमें चला जाता है, और फिर उसने किसी और से संबंध बनाए तो वो उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, फैलने लगता है। और ये वायरस करता है क्या, कि धीरे धीरे आपकी शरीर की क्षमता को कम कर देता है। उसके बाद आपको जुकाम होता है, तो जुकाम ठीक ही नहीं होता। आपको अगर लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन ठीक ही नहीं होता। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, आपका जो प्रोटेक्ट करता है, जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है, उस सिस्टम को खत्म कर देता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको उस समय पता नहीं चलेगा जब ये आप में ट्रांसफर हुआ। आप 10 साल तक, 15 साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप में कोई दिक्कत है। 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप HIV पॉजिटिव हो, और फिर उसके बाद आपके पास सोल्यूशन नहीं बचेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस। आपको पता हो कि ये वायरस मुझ में ना आए। उसके लिए आपको शारीरिक संबंध के लिए बेहतर साथी मिले, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें, और उससे भी आप जो है तरह तरह की जो निदान है, जैसे कंडोम है, उनका उपयोग करके औरों को भी आप इस चीज के लिए मतलब घर वालों को और इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि शारीरिक संबंध जो है हमेशा सुरक्षित बनाए। इसके बाद अगला जो है निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और निर्णय समस्या ये होती है कि आप अगर डायरेक्ट कोई बड़ा काम ले लेंगे और उसमें असफलता मिल गई, तो दिल टूटता है। फिर उसमें क्या है, आत्मस्वाभिमान की कमी होती है, आत्मविश्वास में कमी आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट लेने होते हैं, छोटे छोटे टारगेट लेने। जैसे छोटे छोटे टारगेट का मतलब क्या होता है कि कोई छोटी सी शॉपिंग, घर घर के छोटे मोटे काम की शॉपिंग, छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं उनकी छोटी छोटी आप जिम्मेदारियां लेंगे। जिम्मेदारी लेंगे तो आप वो काम कर पाएंगे, घर वाले आपकी तारीफ करेंगे, आपको वो करेंगे, तो उससे आपके आत्मस्वाभिमान में वृद्धि आएगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी, और आपकी निर्णायक क्षमता बढ़ेगी। और ये निर्णायक क्षमता आप जब इस अवस्था को क्रॉस कर जाएंगे, 18-19 साल की जब उम्र आप निकाल देंगे, तो उसके बाद आपके बहुत ज्यादा काम आएगी आपके करियर को बिल्ड करने में। स्वस्थ जीवन शैली का यूज करें। मैंने कहा आपको खान पान अच्छा रखें, आचरण अच्छा रखें। खान पान के बाद आपको आचरण अच्छा रखें, सबका इज्जत करें, सबको रिस्पेक्ट दें, और अपने भी रिस्पेक्ट के लिए जो है बने रहें। शारीरिक व्यायाम जरूर करें, योग जरूर करें, और विचार अपने शुद्ध रखें, किसी के प्रति द्वेष न रखें। हिंसा के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके साथ किसी तरह की हिंसा सिर्फ वो नहीं कि मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। हिंसा 3 प्रकार की हिंसा है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। शारीरिक हिंसा तो वो है जो जिसपे कोई किसी को मार देता है। मानसिक हिंसा वो है जब मैंने आपको मारा भी नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि जिससे आप टूट गए अंदर से, ये मानसिक हिंसा है। और वाचिक हिंसा, मैंने कुछ ऐसा कृत्य किया कि आपको जो है ऐसा लगा कि यार ये मेरे खिलाफ कोई चीज है, किसी टीचर ने कोई ऐसी बात कर दी, किसी पेरेंट्स ने कोई ऐसी बात, किसी रिश्तेदार ने ऐसी बात कर दी कि आप अंदर से बार बार टूट रहे हो इस चीज को लेके, तो ये मानसिक हिंसा है। और वाचिक हिंसा कि मैं कुछ कहूं और आपको बुरी लग जाए,
या मैंने सिर्फ आपको धमका दिया, ये वाचिक हिंसा है। तो इस तरीके की आपको पहचान हो कि कोई आदमी आपको शारीरिक हिंसा नहीं भी कर रहा है तो मानसिक हिंसा कर रहा है, आपको किसी चीज के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपसे कोई गलती हो गई, किसी से भी गलती होती है, अब किसी को पता चल गया, वो आपको उस चीज के लिए लगातार ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं सबको बता दूंगा, तो ये आपको मानसिक हिंसा आपके साथ हो रही है। तो उसके खिलाफ डट के खड़े हों। और इतिहास आपने देखा होगा कि जब जब कोई अपने पक्ष में खड़ा हुआ है, इस तरह की हिंसाओं के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उसके साथ समाज खड़ा हुआ है। कुछ समय थोड़ा सा लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो अपने प्रति होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा में जो है अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपनी गलती को अडॉप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं सामने वाले के सामने हमें झुकने की जरूरत ना हो, ये हमेशा ध्यान रखें। और स्वयं भी अहिंसक बने। दूसरों को तो हम रोक देंगे, लेकिन खुद भी हम कभी किसी ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त ने किसी ने गलती कर दी और मैं उसको कि चला समझ हिला नहीं तो सबसे बोलता हूँ, ये भाव न रखें। अपने आप भी हिंसक ना बने और सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं बल्कि जीवों के प्रति भी जो है हिंसक ना रहे। कई बार मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा वो होता है कि कुत्ते कहीं पड़े हुए बेचारे, वो दिन भर अपना किस तरीके से खाना वाना जुगाड़ कर रहे हैं, बच्चे आते हैं उसको पत्थर मार रहे हैं, क्यों पत्थर मार रहे हो यार, वो भी जीवन है, उसको भी जीना है। तो इस तरह की हिंसा खुद भी ना करें और दूसरों को भी उस चीज से रोकें। जो आपके दोस्त इस तरह की बातें करते हैं, किसी पशु पे कोई गाय घूम रही है उसको लट मार दी बिना मतलब की, तो उन सबसे ऐसे है अपने आप को बचे। सोशल मीडिया आज की डेट पे सबसे डेंजरस हो गया है बच्चों के लिए, आपकी उम्र के लिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस हो गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग अगर आप सही करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। इंटरनेट का उपयोग अगर आपने गलत कर दिया, आपने उसमें कुछ भ्रामक वीडियोस देख लिए, कुछ गलत वीडियोस, कुछ गलत चीजें सुन ली, या आपने किसी गलत दोस्त, आजकल क्या है कि घर बैठे आप मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं, आप इंस्टा पे कौन, आप क्यों चाहिए आपको फॉलोवर। आजकल सब बच्चों में फॉलोवर बढ़ाने की बहुत ज्यादा वो हो गया कि मेरे इंस्टा पे आज इतने फॉलोवर हैं, क्यों चाहिए आपको फॉलोवर, ये समझ में नहीं आता। आप खुद को वो करिए, जिस दिन आप इस लायक हो जाओगे उस दिन आपको इंस्टा में जाके फॉलोवर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग आपको खुद आगे ढूंढेंगे। सर हमारे बीच में उदाहरण है, मैं हम नहीं जानते थे सर को, लेकिन अखबार में निकला, इन्होंने कभी आपने इंस्टाग्राम नहीं चलाया हो, लेकिन अखबार में फोटो आया, हमने देखा और आज मैं मिलते ही सर को बहुत खुश हुआ। तो इतिहास रचा है ना। आप जिस दिन इस तरह का काम कर लोगे आपको फॉलोअर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे क्यों चाहिए फॉलोअर, अब वो फॉलोअर आपसे क्या, एक फॉलो करने में आपसे क्या चाह रहा है आपको नहीं पता है, वो आपसे क्यों बात कर रहा है, आपकी क्यों तारीफ कर रहा है जो आपको जानता ही नहीं है, वो क्यों आपको बता रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, वो आपसे क्यों बात करना चाह रहा है हर चीज के बारे में। आप इस चीज के लिए हमेशा अवेयर रहने। सोशल मीडिया बहुत घातक हो गया है हमारे बीच में, हमारे आसपास ऐसी बहुत घटनाएं हो गई, हमारे पहाड़ों में ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि सोशल मीडिया में कोई लड़की जो है सोशल मीडिया के दोस्त के साथ चलेगी, कहाँ गई किसी को नहीं पता, उसके बाद उसका क्या होने वाला उसको खुद नहीं पता। और लड़की नहीं, लड़कों का भी, लड़कों के साथ में ऐसा हो रहा है, यहाँ से लोग तुम्हें उठा के ले जाते हैं, वहां पता नहीं क्या करवाने वाले हैं तुमसे। तो सोशल मीडिया जो है बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहें, उसका उपयोग करें अपने सिलेबस से संबंधित चीजें। यूट्यूब में आप उपयोग करिए ना, आपको क्या बनना है, आपको डॉक्टर बनना है तो उसमें देखिए ना कितने डॉक्टर फेमस हैं दुनिया में। आप जब उनको देखेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे, आपका जो दिमाग है इस समय रचनात्मक है, कल्पनात्मक है, आप उस समय वो कल्पनाएं करना शुरू कर देंगे। आपने किसी, आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके बीच में शिक्षक, आपको देख लगेगा कि ये शिक्षक कितना अच्छा पढ़ाता है यार, कितना अच्छा, तो आपका दिमाग कल्पना करेगा एक दिन मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपका दिमाग कल्पना करता जाएगा, आप अपने आप उस डायरेक्शन में जाएंगे और एक दिन आप भी वो हो जाएंगे, वो होने का प्रोसेस अपनाओ। तो सोशल मीडिया का उपयोग आप ऐसा कर, किसी को आईएएस बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो उन लोगों को सर्च करिए ना जो आपको फ्यूचर में बनना है। किसी को डांसर बनना है, आप वो डांसरों को सर्च करिए ना, किसी को सिंगर बनना है, आप वो सिंगर को सर्च करिए ना। तो आप जब उनको देखेंगे, आप उनको सोचेंगे, तो आप धीरे धीरे उस दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर आप भटक गए, आप गलत आदमी के चंगुल में फंस गए, तो उसमें जीवन खत्म होने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हुआ। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। मादक द्रव्यों का आजकल नशे का बहुत ज्यादा जो है होने लगा है। अभी तक तो यहाँ सिर्फ दारू और भांगी चलती थी, अब यहाँ पे जो है हर तरीके का नशा आने लग गया है, इंजेक्टेबल आने लग गया है, सूंघने के लिए आने लग गया है, ये आने लग गया। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो बहुत ज्यादा आपको लगता होगा ना भयंकर जांची है गाँव का, कभी उसको अच्छे से पूछना। वैसे तो वो प्रमोट करते हैं कि अरे सब नहीं जाना ही है, सब नहीं मरने, उनके एक जैसे थॉट होते हैं, किसी दारू पीने वाला वो होंगे, उनका एक जैसा थॉट है, सब नहीं मरना ही है, क्या हो जाएगा, तुम नहीं पीते तो कौन सा नहीं मरोगे, ये सो वो प्रमोट करते हैं सामने वाले को। लेकिन किसी दिन इमोशनल होकर उससे बात करना, वो भी जानता है कि ये गलत है। और जो
खैनी की जो गुटखे की जो पुड़िया उसमें बाहर से भी कंपनी लिख के दे रही है कि ये कैंसर कॉज करती है, इसमें कैंसर होता है इसे खाने से लीवर खराब होता है, इसे करने से होता है, तो वो ना करें। कई बार क्या होता है कि दोस्तों ने आपस में जो गैंग के जो हम बता रहे हैं, इस गैंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जो इजीली नशा है आसपास उसका लोग लड़के जो है करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कोई एक नहीं कर रहा है, कोई शरीफ है डरता है बेचारा, वो डर रहा है किसी को पता चल जाए, तो ज्यादातर लड़के क्या करते हैं कि अबे कुछ नहीं होता साला, तू तो मर्द ही नहीं है, तो वहां पे लड़ना नहीं है, बोल दो हाँ ठीक है मैं नहीं हूँ भाई मर्द, अगर ये खा के मुझे मर्द होना है तो मैं नहीं हूँ। तो किसी के झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, ये खराब है। मैं बता रहा हूँ आपको, शादियों में पार्टियों में बहुत लोग मिलेंगे जो ये बताते हैं कि अरे चलता है, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अंग्रेज भी तो करते हैं, उनके तो घर में चलता है, ऐसी बातें होती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि उसको भी पता है कि ये गलत है, वो आपको वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं बर्बाद तो ही बर्बाद। तो नशे के प्रति खुद भी अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें, और ये जो एक बार फंस गया मतलब वहां जाना बहुत ईजी है, वहां से आना ईजी नहीं है। एक बार आपने मुंह में ले लिया तो आप उसके बाद आपको पता चल जाएगा गलत कर दिया, ये कर दिया, सब बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो तब आपके पास है ही नहीं छोड़ने का, तब वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो नशे के प्रति खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, ये बहुत घातक है, इससे हमेशा बच के रखें। और एक दूसरी समस्या जो बहुत कॉमन समस्या है, जो होनी भी चाहिए, जो परीक्षाओं के प्रति जो मानसिक दबाव बच्चों के लिए है, परीक्षाओं में मानसिक दबाव होता है, क्योंकि आपको साल भर का परफॉर्म करना है, तो बहुत सामान्य सी बात है, होता है दबाव, उसको आप झेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और लेकिन इतना भी ना लें, मैंने आपको कहा सब फर्स्ट नहीं आ सकते, सब पढ़ने में तेज नहीं हो सकते, ठीक है, और सब जो है एक जैसे काम सब नहीं कर सकते, बहुत सारे स्कोप हैं। कुछ लोग अगर कोई पढ़ने में तेज है तो कोई खेलने में तेज है। सचिन तेंदुलकर को वो बताते हैं कि 10वीं फेल है, लेकिन इतना वो है, महान क्रिकेटर बना। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे तो उनमें जरूर नहीं है कि उसके लिए आपको अगर बहुत फेमस होना है, बहुत बड़ा होना है, तो उसके लिए जरूर नहीं है आपको पढ़ने में तेज होना चाहिए। लेकिन 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 अब इसका मतलब ये मत निकालना कि आप पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें, जितना आपसे होता है उतना बेहतर करें। और परीक्षा के दबाव से कैसे निकलना, उसका एक ही तरीका है, धीरे धीरे रोज पढ़ें। एक दिन परीक्षा की रात हम पूरा नहीं पढ़े, परीक्षा की रात ही हम पूरी रात पढ़ेंगे, ऐसा ना करें। पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ें, पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, ठीक है, और रोज पढ़ें। परीक्षा के दिन भी उतना ही पढ़ें जितना आप रोज पढ़ते थे, तो बहुत आराम से इस चीज से आप निकल आएंगे। और दूसरा इसमें जो पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर का यही होता है कि दो बच्चे अगल बगल से स्कूल आ रहे हैं, सब दोनों में तुलना करने पे लगे हैं गांव वाले, कि दोनों साथ जाते हैं, ये इसके नंबर कम, इसके नंबर ज्यादा, तो इस चीजों पे ध्यान ना दें। और अपने घर वालों को भी बताएं, अगर वो किसी और की तुलना किसी से कर रहे हैं तो बताएं यार ऐसा ना करें, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, ईश्वर ने सबको अकेले अकेले भेजा है, सबको अपनी अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, तो किसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, सब अपना अपना करते हैं। इस प्रेशर से भी बचें, अपने आप को भी रखें कि भाई हमें मैं किसी का विकल्प थोड़ी हूँ, मतलब मैं यहाँ पे किसी टीचर को थोड़ी बोल सकता कि तुम नहीं मैं हूँ, तो या आप भी नहीं बोल सकते क्लास में किसी बच्चे को नहीं तू सेकंड नहीं आएगा मैं आऊंगा, कोई किसी का विकल्प नहीं है, आप जो आप हो दूसरा बन ही नहीं सकता, तो आप सिर्फ अपने ही विकल्प है उसी पे बने रहें। भावनात्मक परिवर्तनों के लिए जो है आप अपने आप को यहाँ पे पीटीआई भी हिस्सा रहे, मेरे उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, योग करें, प्राणायाम करें। मैं बहुत लंबे समय से इस प्रैक्टिस को बच्चों में करवा रहा हूँ, मैंने देखा काफी ठहराव आया है बच्चों में, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो प्राणायाम, ध्यान और त्राटक है, कुछ बैलेंसिंग आसनास हैं, उनका अभ्यास करें। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हमें कोई सर्कस दिखाना है किसी को, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर करना है, बैठ के कुछ देर आंखें बंद करके सोचें, कोई भी विचार चल रहा है उस विचार पे मंथन करें, ये सब चीजों से आपके भावनाओं में ठहराव आएगा। और अगला जो टॉपिक है जीवन को, शायद मैंने लंबा खींच दिया है, जीवन कौशल विकास का परिप्रेक्ष्य है, सरल सहज जीवन, ये सब मैंने आपसे बात कर ली है। तो ये टॉपिक लगभग लगभग जो है समाप्त हो गया मेरी तरफ से। इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं भी है तो